हाई स्कूल की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आपके लिए विज्ञान का जो पोर्शन है, जो अभी तक जिन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा है, उन्हें पूरा संपूर्ण विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर आपको उपलब्ध होगा। और आप लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, इससे कंटेंट भी प्राप्त होगा आपको। आप बड़ी आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में विज्ञान में बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारी वीडियो जो है देखनी होगी, और हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो आपको हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना होगा, तो और उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथियों, हमारा आज का टॉपिक है हाई स्कूल में विज्ञान चैप्टर फर्स्ट। हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट है। हमारा जो लेक्चर है वो कौन सा है? फर्स्ट है। पहला लेक्चर दे रहे हैं आपको। अगर हमारा पहला लेक्चर अच्छा आपको लगे तो लाइक और शेयर करें, जिससे हमें और ऊर्जा मिलेगी और हम आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है आसानी से और जल्दी ही उपलब्ध करा देंगे। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हमारा है, जैसा कि चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हैं, सबसे पहले हम जाएंगे परिवर्तन पर जाएंगे। देखिए, परिवर्तन जब होगा पृथ्वी पर या हमारे पूरे ब्रह्मांड पर लगातार समय के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे ही वैसे हमारे क्या होते रहते, परिवर्तन होते रहते। जैसे एक साल में देखा होगा आपने, सर्दी भी आती है, सर्दी के बाद गर्मी भी आती है, गर्मी के बाद बरसात भी आती है। तो क्या होता है, हमारे लगातार क्या होते रहते हैं, हमारे ब्रह्मांड में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो यही हमने लिखा है, विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें समय के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन के आधार पर इन पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो परिवर्तन होते हैं इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन। साथियों, भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं? भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जब कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात वह अपनी मूल अवस्था को, यानी वे पदार्थ जो अपनी मूल पदार्थ में नहीं बदलता। जैसे जल है आपका, अगर आप जल को गर्म करेंगे तो जल किस में चेंज होगा? वाष्प में परिवर्तित होगा। अगर आप वाष्प को ठंडा कर लेंगे तो किस में परिवर्तित होगी? जल में परिवर्तित होगी। अर्थात जो जल था अगर हम ठंडा कर देंगे तो किस में प्राप्त हुआ? जल में प्राप्त हुआ। अर्थात उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, यानी तो बेपरिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ बनता ही नहीं है, केवल अवस्था परिवर्तित होती है, उनकी अवस्था परिवर्तित होती है। ऐसे परिवर्तनों को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी बेपरिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ, मान लीजिए जल से हमने बर्फ को बनाया, और जब हम जल से बर्फ को बनाते हैं तो क्या होता है कि अगर बर्फ को पुनः ठंडा कर दें तो क्या बनेगा? जल प्राप्त होगा। तो यानी जल से बर्फ बना, यानी अवस्था परिवर्तित हुई जल की बर्फ में, और बर्फ को ठंडा किया या गर्म कर दिया, यानी बर्फ को गर्म किया तो किस में परिवर्तित हो गई? जल में परिवर्तित होगी। तो बर्फ की अवस्था परिवर्तित कैसे हो गई? जल में परिवर्तित हो गई। तो केवल क्या परिवर्तित हो रही है? अवस्था परिवर्तित हो रही है। अर्थात बेपरिवर्तन जिनमें कोई मूल पदार्थ नहीं बनता, अर्थात केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा हमारा, जैसे जल का वाष्प में बदलना, जल का बर्फ में बदलना, बल्ब का जलना एवं बुझना। जैसे आपने बल्ब को जलाया तो इलेक्ट्रिक लाइट जाना चालू हो गई। जब आपने बल्ब को बुझाया तो इलेक्ट्रिक लाइट का क्या हो गया? जाना बंद हो गया, तो बल्ब बुझ गया। तो केवल क्या हो रही है, जब हम इलेक्ट्रिक लाइट दे रहे हैं तो बल्ब की अवस्था क्या हो रही है? परिवर्तित हो गई, यानी जलने लगा। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक लाइट बंद कर दी तो बल्ब का क्या हो गया? यानी बल्ब बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था वह पुनः अपनी अवस्था में क्या हो गया? आ गया, कोई नया पदार्थ नहीं बनना। दूसरा हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में जब कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है,
अर्थात जैसे आप मान लीजिए आपने लोहा डाल दिया और लोहे पर वायु की क्रिया हुई और जल नमी प्राप्त हुई, तो लोहा क्या होता है, लोहे पर जंग ले जाती है, अर्थात Fe2O3 बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है। यानी उसकी लोहा का था Fe, और जब उसने वायु और जल से क्रिया करी तो क्या बना, Fe2O3, अर्थात जंग लग गई उस पर, और तो उसकी क्या हो गई, अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। Fe से किस में परिवर्तित हो गया, Fe2O3 में। अर्थात लोहे पर जंग लगना, दूध का खट्टा होना। अगर आपने क्या किया, थोड़े समय पर दूध थोड़े समय के लिए आपने रख दिया और रखने पर देखा कि आप दूध खट्टा हो गया, आप चाहो कि दूध को हम मीठा कर लें, तो आप भले ही उसमें पानी डालो, लेकिन वो जो स्वाद था वो स्वाद पुनः वापस नहीं आएगा। अगर आपने दूध में दही डाल दिया और तो दूध क्या होगा, जम जाएगा, और जब दूध जमेगा तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। अगर आप उसको ये चाहें कि अब दही उसमें से निकाल करेंगे, हम दूध को पुनः दूध में, दही को पुनः दूध में परिवर्तित कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, अर्थात उसकी अवस्था पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख गया है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक। ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, दूध का खट्टा होना, दूध का जमना, इस प्रकार के अनेक प्रकार के उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक परिवर्तन को सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, या तो आपका एक पदार्थ हो या एक से कैसे हो, अधिक पदार्थ हो, और वो क्या करें, आपस में क्रिया करें। जैसे मैंने ले लिया, एक अम्ल ले लिया, पहला रासायनिक समीकरण ले लिया HCl प्लस NaOH। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो NaCl क्या बनेगा, NaCl प्लस H और H2 क्या बनेगा, H2O, यानी सोडियम क्लोराइड बना और जल बना। यही तो मैंने कहा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, ये दो पदार्थ हैं, आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी अलग अलग पदार्थ बनाते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर और ले लें, जैसे मान लीजिए आपने और कोई पदार्थ ले लिया, जैसे HNO3 प्लस KOH ले लिया, यानी आपने HNO3 नाइट्रिक अम्ल की क्रिया और किससे करा दी, NaOH से करा दी। अगर NaOH से करा दी आपने, क्षार से करा दी, तो ये क्या होगा, NaNO3 प्लस क्या बनेगा, H2O प्राप्त होगा, अर्थात सोडियम नाइट्रेट, और क्या बनता है, जल प्राप्त होता है। ऐसे ही इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है हमारा रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें चाहिए प्रतीक या सूत्र। हम समीकरण तभी लिख सकते हैं जब हमें उसका प्रतीक ज्ञात हो और सूत्र ज्ञात हो। जब सूत्र और प्रतीकों के द्वारा किसी समीकरण को लिखा जाता है, जब प्रतीक और सूत्र के द्वारा किसी समीकरण को लिखा जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा लिखे गए समीकरण को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूं, प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा लिखे गए समीकरण को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। या हम ऐसे लिख लें, किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले या उत्पन्न होने वाले पदार्थों को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। या तो हम ऐसे याद कर लें, या सीधा सीधा याद कर लें, प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा लिखे गए समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपने ले लिया 2Ca प्लस O2, यानी कैल्शियम की क्रिया किससे करा दी, ऑक्सीजन से करा दी, तो ये क्या बनेगा, CaO, यानी 2 और 2 का हो रहा है तो 2 आगे ले लेंगे। ऐसे अगर आपने ले लिया Mg प्लस O2, तो ये सीधा सीधा बनेगा MgO2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण के उदाहरण लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।